Okay, good afternoon to all of you. Good afternoon to all of you. Welcome back thermodynamics classes. सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आ रहा है? इंजॉय कर रहे हो थर्मोडायनेमिक्स को? समझ पा रहे हो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? जो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया फ्री एक्सपेंशन का, वो एक्सप्लेनेशन आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं. इवन दैट अच्छे अच्छे लोगों से पूछोगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर टी आई इज इक्वल टू टी फाइनल है तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा ये. बट ये आइसोथर्मल होता नहीं है, याद रखिएगा इन चीजों को. ये ध्यान से सुनेंगे तभी आपको इंटरव्यू में आप लोगों से अलग हो पाएंगे, समझ पाएंगे चीजों को. ठीक है. चलिए, अभी तक हम लोगों ने क्लोज सिस्टम वर्क कंप्लीटली पढ़ा इतने दिनों से. अब जरा भाग के आते हैं, इतना टाइम हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ओपन सिस्टम की, यानी फ्लो वर्क की. फ्लो वर्क का मतलब अब हम ओपन सिस्टम की बात करेंगे. फ्लो वर्क या डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या होता है, फ्लो प्रोसेस क्या होता है. बट उसमें जाने से पहले फ्लो प्रोसेस के लिए हमें कंट्रोल वॉल्यूम एंड कंट्रोल सरफेस, मैं कई बार आपको बताया हूं, वो हमें जानना चाहिए. और वो मैं पीछे भी बताया हूं, यहां पे मैं हल्के से रिवाइज करूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा. फ्लो वर्क से पहले जो हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट वर्क या फ्लो वर्क, उससे पहले पढ़िए फ्लो प्रोसेस क्या होता है, कंट्रोल वॉल्यूम एंड कंट्रोल सरफेस क्या होता है. जब आप फ्लो प्रोसेस की बात करते हैं, इससे पहले आपने पढ़ा था कंट्रोल मास, यानी मास फिक्स था, उसमें मास का इंटरेक्शन नहीं हो रहा था. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में केवल एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा था. ना तो कोई मास इंटर कर रहा था और ना तो कोई मास एग्जिट कर रहा था. अब अगर ना तो कोई मास इंटर कर रहा था ना एग्जिट कर रहा था, जितना मास उसके अंदर था उसी की बात कर रहे थे, इसलिए हम लोग कंट्रोल मास की बात कर रहे थे. बट जैसे ही हम नॉन फ्लो प्रोसेस यानी फ्लो प्रोसेस में चलते हैं, फ्लो प्रोसेस का मतलब है कि हमारे पास कोई एक ऐसा अरेंजमेंट है, जिस अरेंजमेंट में फ्लूइड यानी मास या मैटर इंटर करेगा. जैसे ये है, यहां से कोई फ्लूइड इंटर किया, यहां से कोई फ्लूइड एग्जिट किया, तो दिस इज द इनलेट पॉइंट एंड दिस इज द आउटलेट पॉइंट. यानी एक इनलेट पॉइंट हो गया, एक आउटलेट पॉइंट हो गया. यहां से कोई फ्लूइड इंटर करेगा, यहां से कोई फ्लूइड एग्जिट करेगा. जब कोई फ्लूइड इंटर करेगा, कोई फ्लूइड एग्जिट करेगा, तो फिर हम कहते हैं कि दिस इज ए फ्लो प्रोसेस. यानी जब मास इंटर करे, मैटर का इंटरेक्शन हो सिस्टम और अगर हम इसको माने कि भाई ये मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड आ रहा है वो सराउंडिंग से आ रहा है. जैसे ही एक बार अंदर आ गया तो इसका मतलब सिस्टम के अंदर आया, फिर इस सिस्टम से बाहर निकल रहा है यहां पे. जैसे ही यहां से बाहर निकल गया मतलब फिर सराउंडिंग में चला गया. इसका मतलब देयर इज द मैटर इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. मैटर इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, देन इट इज ए फ्लो प्रोसेस. इसका मतलब द फ्लो प्रोसेस हमेशा ओपन सिस्टम पे होता है. फ्लो प्रोसेस कहां होगा? ओपन सिस्टम पे होगा, जहां पर एनर्जी और मैटर का दोनों का इंटरेक्शन होगा. तो फ्लो प्रोसेस इज एन ओपन सिस्टम in which
द सिस्टम इन विच सिस्टम इंटर्स यानी फ्लूइड इंटर्स एंड लीव्स द सरफेस ऑफ द सिस्टम। उसमें एनर्जी का भी इंटरेक्शन हो सकता है। देयर में आल्सो बी एनर्जी इंटरेक्शन इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क, भाई या तो हीट के मोड में या तो वर्क के मोड में एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। इट मे बी काइनेटिक एनर्जी, मे बी पोटेंशियल एनर्जी, मे बी इंटरनल एनर्जी, ये सब के फॉर्म में यानी जो भी हैं इन सब के फॉर्म में इंटरेक्शन हो सकता है। तो दैट इज द फ्लो प्रोसेस, दैट इज द फ्लो प्रोसेस। और फ्लो प्रोसेस हमेशा ओपन सिस्टम की बात करेगा, यानी सिस्टम और सराउंडिंग में आपके फ्लूइड का भी इंटरेक्शन होगा, फ्लूइड का भी इंटरेक्शन होगा और एनर्जी का भी इंटरेक्शन हो सकता है। तो जब फ्लूइड का इंटरेक्शन हो, अब ये तो हुआ फ्लो प्रोसेस। तो जहां फ्लूइड का इंटर हो रहा होगा उस एरिया में, जहां पर इंटर करने के बाद उसकी स्टडी की बात कर रहे हैं, उस एरिया का, ये एरिया उसका क्या होगा, फिक्स होगा। इस एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वो वॉल्यूम जहां पर फ्लूइड इंटर और एग्जिट कर रहा है, उस पूरे के पूरे वॉल्यूम को कंट्रोल वॉल्यूम कहा जाता है। उस पूरे वॉल्यूम को कंट्रोल वॉल्यूम कहा जाता है। और उस वॉल्यूम को एक सेपरेट करने वाला सरफेस होगा जिसे कंट्रोल सरफेस कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, कंट्रोल सरफेस कहा जाता है। जैसे फ्लो प्रोसेस एंड कंट्रोल वॉल्यूम ये है हमारा, तो ये है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये है कंट्रोल वॉल्यूम। ये वॉल्यूम जैसे टरबाइन है, टरबाइन में एक तरफ इंटर किया एक तरफ एग्जिट कर रहा है, तो टरबाइन का जो वॉल्यूम है वो हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है, वहीं पे हमारा फोकस है, वही हमारा सिस्टम है। तो दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम। इस कंट्रोल वॉल्यूम को अलग करने वाला ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ठीक है। जो सरफेस इस कंट्रोल वॉल्यूम को अलग करेगा वो हमारा कंट्रोल सरफेस कहलाएगा, वो हमारा कंट्रोल सरफेस कहलाएगा। और यही लिखा है, यही कहा गया कि दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम एंड दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम एंड दिस इज द कंट्रोल सरफेस। दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम एंड दिस इज द कंट्रोल सरफेस। अब सुनिए, आपको फ्लो प्रोसेस समझ में आया। एनर्जी और मास दोनों का इंटरेक्शन हो, फ्लूइड का इंटरेक्शन हो, फ्लूइड इंटर करे, फ्लूइड एग्जिट करे, दैट इज द फ्लो प्रोसेस, ठीक है। यानी मैटर का इंटरेक्शन होना चाहिए, तो वो फ्लो प्रोसेस कहलाता है, वो फ्लो प्रोसेस कहलाता है। 1 मिनट है ना। हाँ सर, क्या पे पढ़ा रहे थे क्या? हाँ सर। अच्छा चलो पढ़ा। हाँ करता हूं। वो फ्लो प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है, वो फ्लो प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। और ये पूरा सरफेस आपका कंट्रोल सरफेस कहलाएगा। ये जो अलग करता है, इसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो कंट्रोल वॉल्यूम कहलाएगा। इसमें हीट का इंटरेक्शन हो सकता है, मास का इंटरेक्शन हो सकता है, इनलेट और एग्जिट यानी इंटर करेगा एग्जिट करेगा, ये आपका मास इंटर एग्जिट हो गया, ठीक है। अब इसको पढ़ते समय एक चीज और सुनिए, एक टर्म यूज किया जाता है स्टडी फ्लो एंड अनस्टडी फ्लो। बट इससे भी फ्लो जाने से पहले हम एक बात और सुन लेते हैं, सुनिए ध्यान से। अगर हम बात करें कि फ्लो वर्क या डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या होता है, फ्लो वर्क या डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या होता है, जब आप फ्लो वर्क या डिस्प्लेसमेंट वर्क की बात करते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट वर्क और कहां से आता, सुनिए। हम बात कर रहे हैं कि ये फिगर है, इस पर ये इनलेट है, ये एग्जिट है
जिसे आउटलेट कहा गया, और सबको भूल जाओ कि यहां पे हम कोई हीट दे रहे हैं, कोई वर्क दे रहे हैं, ये सब भूल जाओ। अगर ये इनलेट है, ये एग्जिट है, तो जब ये मान लीजिए कि यहां से कोई फ्लूइड इंटर कर रहा है, यहां से इनलेट से कोई फ्लूइड इंटर कर रहा है, जब फ्लूइड यहां से इंटर करेगा, जब फ्लूइड यहां से इंटर करेगा, उस फ्लूइड को, भाई इसके अंदर कुछ तो है ना, उस फ्लूइड को यहां से इंटर करते समय, यहां से इंटर करते समय कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा, कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा। जब प्रेशर लगाओगे, जब फोर्स लगाओगे, तो इसका मतलब तभी ये फ्लूइड यहां से डिस्प्लेस्ड होके अंदर जाएगा। एक बार ये फ्लूइड इसके अंदर चला गया तो फिर डिस्प्लेसमेंट वर्क नहीं होगा। मतलब फ्लूइड को अंदर कराते समय, फ्लूइड एलिमेंट जब अंदर जाता है, उस समय उसको प्रेशर कुछ लगता है, कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। उस समय जो वर्क करना पड़ता है फ्लूइड को इंटर करते समय कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर, उस समय जो वर्क होता है, या एग्जिट करते समय, बाहर जाते समय भी उसको उतना ही वर्क करना पड़ेगा फ्लूइड एलिमेंट को। मान लीजिए फ्लूइड एलिमेंट है, इसको बाहर जाते समय भी उतना ही वर्क करना पड़ेगा। तो जब फ्लूइड एलिमेंट बाहर जाएगा, इसी को डिस्प्लेसमेंट वर्क या फ्लो वर्क कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट वर्क या फ्लो वर्क कहा जाता है। कहने का मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफर इन्वॉल्व in causing the fluid element enter or leaving the control volume is known as displacement work or flow work। तो हेडिंग कहने का मतलब है, आप इसको बोल सकते हो इट इज नथिंग बट फ्लो वर्क। फ्लो वर्क, फ्लो वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क, इसी का दूसरा नाम है फ्लो वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्क। डिस्प्लेसमेंट वर्क यानी फ्लो वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क। फ्लो वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क का क्या मतलब है? ठीक है, अब सुनिए कैसे निकालेंगे इसको। याद रखिएगा, जब यहां से इंटर करेगा फ्लूइड को अंदर फ्लो कराने के समय, तब इसको फ्लो वर्क कहेंगे, या बाहर निकलते समय जो होगा तब इसको फ्लो वर्क कहेंगे। लेकिन एक बार कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जो चला गया, इसके अंदर जो वर्क करेगा, इसके अंदर जो काम होगा, उसको हम कभी भी फ्लो वर्क नहीं कहेंगे। वो क्या कहलाएगा? कंट्रोल वॉल्यूम वर्क कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? कंट्रोल वॉल्यूम वर्क। यानी इसके अंदर जो काम करेगा उसको कंट्रोल वॉल्यूम वर्क कहेंगे। इंटर करते समय फ्लूइड एलिमेंट को बाहर निकलते समय जो काम करना पड़ता है उसको डिस्प्लेसमेंट वर्क और फ्लो वर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट वर्क और फ्लो वर्क। डिस्प्लेसमेंट वर्क और फ्लो वर्क। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या बनती है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क। वर्क का मतलब वर्क ट्रांसफर की है। वर्क जैसा कोई टर्म नहीं है, जब भी वर्क बोलूं समझ लीजिए वर्क ट्रांसफर बोल रहा हूं मैं। इट इज द amount of work transfer involved in causing the fluid element to enter or leave the control volume is known as flow work or displacement work। यह तो हुई डिफिनीशन।
अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे सुनिए। मैंने कहा ये कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल सरफेस है, इसको भूल जाओ कि ये कुछ है अभी यहां पे, ठीक है, ये फिगर बना हुआ है। अब इसमें फ्लूइड को इंटर करा रहे हैं। मान लीजिए कोई फ्लूइड का एलिमेंट है, दिस इज ए फ्लूइड एलिमेंट। दिस इज फ्लूइड एलिमेंट। और अगर ये फ्लूइड एलिमेंट है तो हम मान के चलते हैं कि इसकी जो ये डिस्टेंस है कि वो x है, और जो एरिया है इस सरफेस का वो dA है, और जो मास है वो dm है। इस फ्लूइड एलिमेंट का जो मास है वो dm है, और जो इसका वॉल्यूम होगा पूरे का एलिमेंट का वो dV होगा। इसका जो मास होगा, सॉरी जो वॉल्यूम होगा वो dV होगा। अब मुझे बताइए, जब ये फ्लूइड यहां से इंटर करेगा तो यहां पे फ्लो वर्क होगा, इनलेट फ्लो वर्क होगा। जब बाहर जाएगा तो उसे आउटलेट फ्लो वर्क कहेंगे, उसे आउटलेट फ्लो वर्क कहेंगे। अब बताइए आप, जब यहां से ये इंटर किया तो हमने कहा दिस इज द इनलेट फ्लो वर्क, जब बाहर गया तो इसे कहा आउटलेट फ्लो वर्क, इसे कहा आउटलेट फ्लो वर्क। इसका मतलब हुआ कि यहां पर जो फ्लूइड इंटर करेगा, भाई फ्लूइड इंटर करेगा, अब उस फ्लूइड का यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लूइड एलिमेंट के, मान लीजिए फ्लूइड एलिमेंट इंटर कर रहा है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एरिया है, और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितना फोर्स लगेगा पर यूनिट एरिया वही प्रेशर है। मान लीजिए यहां कुछ फोर्स F लग रहा है तो P इज इक्वल टू एफ बाई ए होगा, P इज इक्वल टू एफ बाई ए होगा, एफ बाई ए होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम बात करते हैं इन चीजों की तो जो वर्क करना पड़ेगा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया है तो इस एलिमेंट के लिए, जो एलिमेंट के लिए वर्क की बात करोगे, दैट इज W इज इक्वल टू फोर्स F इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा जितना इसकी ये डायमेंशन है। भाई इसको यहां से यहां ले जाना है तो डिस्प्लेसमेंट तो x ही हुआ ना, मैंने इसकी एक डायमेंशन x माना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, x हुआ। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ x, यानी W इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स, W इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स। अब ये जो F है इसकी वैल्यू, हमने इसका एलिमेंटल एरिया क्या लिया है, dA लिया है, इस एलिमेंट का एरिया dA है, तो इसका मतलब एलिमेंटल वर्क इज इक्वल टू P इंटू dA इंटू एक्स, P इंटू dA इंटू एक्स, और dA इंटू एक्स मतलब वैल्यू, भाई एरिया इंटू लेंथ मतलब एलिमेंटल वॉल्यूम। इसका मतलब हुआ कि दिस W इज इक्वल टू P इंटू dV, भाई ये dV हो गया, W इज इक्वल टू P इंटू dV, यानी इस एलिमेंटल वॉल्यूम को इंटर कराने के लिए जो टोटल वर्क लग रहा है वो W इज इक्वल टू P इंटू dV लगा।
P इंटू dV लगा। ये तो टोटल वर्क हुआ। अब अगर पर यूनिट मास वर्क निकालें, पर यूनिट मास वर्क निकालें, ठीक है, तो पर यूनिट मास का मतलब क्या हुआ, टोटल मास से डिवाइड कर दें और इसका टोटल मास dm है, टोटल मास dm है, तो पर यूनिट मास वर्क पर यूनिट मास वर्क W इज इक्वल टू P इंटू dV डिवाइडेड बाई dm। P इंटू dV डिवाइडेड बाई dm, P इंटू dV डिवाइडेड बाई dm, यानी एलिमेंट का टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एलिमेंट का मास, तो पर यूनिट मास हो गया। अब पर यूनिट मास जब डिवाइड करते हैं तो इट इज नथिंग बट स्पेसिफिक वॉल्यूम। पर यूनिट मास बाय टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास, इट इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम। और स्पेसिफिक वॉल्यूम तो चाहे पूरे के लिए लिखो चाहे थोड़े के लिए लिखो, स्मॉल v ही लिखोगे, तो इसका मतलब स्मॉल w इज इक्वल टू P इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, P इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब अगर टोटल मास के लिए निकालें, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों तरफ पूरे फ्लूइड का मास का मल्टीप्लाई कर दें, पूरे फ्लूइड के मास का मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका मतलब हुआ कि टोटल वर्क इज इक्वल टू P इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू टोटल मास, P इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू टोटल मास, P इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू टोटल, अगर पूरे फ्लूइड का ले ले, टोटल मास इज इक्वल टू वर्क यानी डिस्प्लेसमेंट वर्क फॉर फ्लूइड इज इक्वल टू P इंटू कैपिटल V, P इंटू कैपिटल V, एंड दिस इज नथिंग बट फ्लो वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क, इसी को कहते हैं फ्लो वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क, फ्लो वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क। मतलब समझ रहे हैं, मतलब यह हुआ कि अगर आप फ्लो वर्क डिस्प्लेसमेंट वर्क की बात करते हैं तो वो फ्लो वर्क या डिस्प्लेसमेंट वर्क फॉर ए फ्लूइड इज इक्वल टू P इंटू V होगा। जो H इज इक्वल टू U प्लस PV पढ़ा है, वो PV यही फ्लो वर्क है, वो PV यही फ्लो वर्क है। और फ्लो वर्क कहां होगा, या तो इंटर करते समय और या तो एग्जिट करते समय, दो जगह फ्लो वर्क हो सकता है, दो जगह फ्लो वर्क हो सकता है। मतलब फ्लूइड को या तो इंटर कराते समय या फ्लूइड के बाहर जाते समय। अब सुनिए भैया, जब फ्लूइड के इंटर करते समय और एग्जिट करते समय हम वर्क की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये W इज इक्वल टू जो P इंटू V है, ये जो फ्लो वर्क है, ये एक तो यहां होगा, दूसरा यहां होगा। अब सुनिए, ये PV याद रखिएगा, आपको ये ना सही समझ में आए तो PV का मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्क और फ्लो वर्क। P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, V इज द वॉल्यूम। अब फ्लूइड जब आप इंटर कराना चाहते हो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर, जब आप इंटर कराना चाहते हो तो उस समय
आपको उसमें वर्क करना पड़ेगा, तब फ्लूइड अंदर जाएगा। आपको उसमें कर्म करना पड़ेगा, तब फ्लूइड अंदर जाएगा। इसका मतलब व्हेन फ्लूइड इंटरिंग देन पीवी इज टेकन एज निगेटिव। पीवी को क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। और अगर फ्लूइड बाहर निकल रहा है तो वो खुद ही धक्का देके बाहर आ रहा है। इसका मतलब जब फ्लूइड बाहर निकलेगा तो वो काम करेगा, इसलिए उसको लेंगे पॉजिटिव। यानी इनलेट फ्लो वर्क इज निगेटिव। नोट इनलेट फ्लो वर्क is taken as निगेटिव कंसीडर करेंगे, यानी माइनस पीवी रखेंगे जहां रखेंगे। और एग्जिट फ्लो वर्क, आउटलेट फ्लो वर्क is taken as पॉजिटिव। is taken as पॉजिटिव, यानी दैट इज इक्वल टू प्लस पीवी। तो याद रखिएगा, अगर इनलेट फ्लो वर्क की बात करेगा तो आप हमेशा उसको क्या रखोगे? माइनस पीवी रखोगे। और एग्जिट पे क्या रखोगे? प्लस पीवी रखोगे। यानी इनलेट निगेटिव, एग्जिट पॉजिटिव। दिस इज, मैं बताया कि अगर इसके अंदर आ गया तो वो फ्लो वर्क नहीं है। अंदर वाला कंट्रोल वॉल्यूम वर्क है, अंदर वाला कंट्रोल वॉल्यूम वर्क है। अंदर वाला फ्लो वर्क नहीं होता। अगर अंदर वाला फ्लो वर्क नहीं है तो वो कंट्रोल वॉल्यूम वर्क है। जो इंटर करते समय वर्क होगा दैट इज द फ्लो वर्क, और इंटर करने वाले को निगेटिव लेंगे, इसलिए यहां पे माइनस पीवी। उसको हटा दो, मैंने अंदर लिख दिया है, कंफ्यूज मत होना भैया। इसको हटा दो आप यहां से। इनलेट करते समय जो फ्लो वर्क है दैट इज टेकन एज निगेटिव, एंड एग्जिट करते समय जो फ्लो वर्क है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। एग्जिट करते समय जो वर्क है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। और पीवी जो है वही फ्लो वर्क कहलाता है। फ्लो वर्क का मतलब फ्लूइड को इंटर और एग्जिट कराते समय जो वर्क होता है या जो वर्क किया जाता है वही हमारा फ्लो वर्क कहलाएगा। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफर इन्वॉल्व कॉजिंग द फ्लूइड एलिमेंट इंटर और लीव द कंट्रोल वॉल्यूम। लीव द कंट्रोल वॉल्यूम, इट इज द फ्लो वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क। इसी का दूसरा नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट वर्क। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। ठीक है, आगे मैं यूज करूंगा। अगर ये नहीं भी आपको समझ में आता, पहले तो आना चाहिए। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो इतना बस याद कर लो कि ये जो पीवी हमने एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी पढ़ा है, ये पीवी हमारा फ्लो वर्क है। ये पीवी क्या है? फ्लो वर्क है। तो ये इंटरनल एनर्जी, ये फ्लो वर्क। इसलिए इसकी बात करते हैं कि भैया ये सब में यूज होता है, चाहे वो फ्लो सिस्टम हो चाहे वो नॉन फ्लो सिस्टम हो। ठीक है, क्लियर? वहां पे आएगा तो अपने आप हट जाता है, दैट इज द डिफरेंट। ठीक है, तो पीवी इज द फ्लो वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क। पीवी इज द फ्लो वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क। देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ू। ठीक है, दिस इज द फ्लो वर्क। W इक्वल टू एफ इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मतलब P इंटू डी इंटू एक्स, डी इंटू एक्स का मतलब डीवी। पर यूनिट मास के लिए निकालेंगे तो स्पेसिफिक डीएम बाई डीवी का मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम। टोटल फ्लूइड का जो एलिमेंटल का डीएम लिए थे, टोटल का मास एम हो जाएगा। तो स्मॉल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू मास टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वर्क फॉर ए फ्लूइड एलिमेंट इंटरिंग और लिविंग इज इक्वल टू पीवी।
PV. It is work flow, flow work or displacement work. Flow work or displacement work. Clear है? Good. Next. अब जो हम पढ़ेंगे, दो चीजें पढ़ेंगे फ्लो वर्क में, यानी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ओपन सिस्टम के लिए। एक को बोलेंगे स्टडी फ्लो और दूसरे को बोलेंगे अनस्टडी फ्लो। एक को बोलेंगे स्टडी फ्लो और दूसरे को बोलेंगे अनस्टडी फ्लो। एक को बोलेंगे स्टडी फ्लो और दूसरे को क्या बोलेंगे? अनस्टडी फ्लो। जब आप स्टडी फ्लो की बात करोगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टडी फ्लो एंड अनस्टडी फ्लो? जब आप स्टडी फ्लो की बात करोगे, कहने का मतलब है जब सिस्टम का पैरामीटर या प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमेशा कांस्टेंट हो। जैसे फ्लूइड यहां से इंटर कर रहा है, फ्लूइड यहां से एग्जिट कर रहा है। जब फ्लूइड यहां से इंटर करेगा, फ्लूइड यहां से एग्जिट करेगा। अब मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन पर 1 पर इसकी फ्लूइड की प्रॉपर्टी देखूंगा। प्रेशर P1 होगा, टेम्परेचर T1 होगा, वॉल्यूम V1 होगा और भी जो भी होंगे वो कुछ ऐसा होगा। यहां पे प्रेशर P2 होगा, टेम्परेचर T2 होगा, वॉल्यूम V2 होगा, हाइट H2 होगा, यहां पे या Z होगा, यहां पे हाइट Z2 होगा, ये सब Z1 होगा, ये सब ले लिया। अब जब ये प्रॉपर्टी मैंने लिया, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फ्लूइड। जब ये फ्लूइड इंटर कर रहा है, मान लीजिए मैंने किसी पर्टिकुलर टाइम पर 5 PM सीधे 5 बजे मैंने इस फ्लूइड की इंटरिंग की प्रॉपर्टी देखनी चाहिए। तो उस समय मुझे प्रेशर P1 मिला, टेम्परेचर T1 मिला, वॉल्यूम V1 मिला, हाइट Z1 मिली। फिर 5:10 पर मैंने फिर से प्रॉपर्टी चेक किया, इसी क्रॉस सेक्शन पर, इसी पॉइंट पर। तो फिर से इसकी प्रॉपर्टी सेम हो। फिर किसी पर्टिकुलर आफ्टर सम टाइम मैंने 6 बजे देखा, तो 6 बजे फिर मैंने देखा, तो फिर से प्रेशर P1, फिर से टेम्परेचर T1, फिर से वॉल्यूम V1। यानी किसी भी टाइम पर मैं चेक करूं तो यहां पर जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है वो हमेशा सेम रहे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, दैट इज स्टडी स्टेट। यानी जब प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टाइम के साथ चेंज ना हो, टाइम के साथ उसकी वैल्यू में चेंज ना आए, तो उसे कंट्रोल वॉल्यूम कहा जाता है। तो उसे कंट्रोल वॉल्यूम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कंट्रोल वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि कंट्रोल वॉल्यूम स्टडी स्टेट, क्या बोल गया मैं, क्या दिमाग में चल रहा था। ठीक है, सुनिए, उसको स्टडी स्टेट कहा जाता है जब वो टाइम के साथ पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी प्रॉपर्टी वेरी ना करें, तो उसे स्टडी स्टेट कहा जाता है। जैसे यहां पर किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रेशर P2, टेम्परेचर T2, वॉल्यूम V2, हाइट Z2 है, तो किसी भी टाइम देखो, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, वो हर समय यहां की प्रॉपर्टी सेम रहे, यहां के कैरेक्टरिस्टिक सेम रहे, तो उसको क्या कहा जाता है? स्टडी स्टेट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? स्टडी स्टेट कहा जाता है। कहने का मतलब है अगर आप प्रॉपर्टी देखें तो कोई भी प्रॉपर्टी
टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, टी इज द टाइम चेंज अगर 0 है तो वो स्टडी स्टेट कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? स्टडी स्टेट कहलाएगा। और अगर चेंज इन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0 ना हो तो वो अनस्टडी स्टेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनस्टडी स्टेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनस्टडी स्टेट कहलाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप स्टडी और अनस्टडी स्टेट की बात करते हैं तो जब टाइम के साथ प्रॉपर्टी में चेंज 0 हो तो वो स्टडी स्टेट कहलाएगा। जब टाइम के साथ प्रॉपर्टी में चेंज 0 ना हो तो वो अनस्टडी स्टेट कहलाएगा। ए फ्लो प्रोसेस इज स्टडी व्हेन सिस्टम और फ्लूइड पैरामीटर और प्रॉपर्टीज एट एनी पॉइंट in control volume remains constant with respect to time। टाइम के साथ किसी भी पॉइंट पर वो प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहे तो उसे कंट्रोल वॉल्यूम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कंट्रोल वॉल्यूम कहा जाता है। अदरवाइज फिर कंट्रोल वॉल्यूम आ गया। कंट्रोल वॉल्यूम पर जब प्रॉपर्टी सेम रहे तो उसे स्टडी स्टेट कहा जाता है, यानी स्टडी फ्लो कहा जाता है। स्टडी फ्लो कहा जाता है। बार बार कंट्रोल वॉल्यूम आ जाता है क्योंकि वो वही दिमाग में चल रहा है ना। उसे स्टडी फ्लो कहा जाता है। अगर वो टाइम के साथ वेरी कर जाएं तो उसे अनस्टडी कहा जाता है, अनस्टडी फ्लो कहा जाता है। यानी स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो का यही मतलब है। स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो का यही मतलब है। इफ P is a property, then change in property with respect to time is equal to 0 for steady flow, and change in property with respect to time is not equal to 0, that is unsteady flow। that is क्या? unsteady flow। that is क्या? unsteady flow। ठीक है? unsteady flow। ठीक है? याद रखिएगा, जब टाइम के साथ चेंज बताए तो स्टडी फ्लो, अदरवाइज अनस्टडी फ्लो, अदरवाइज अनस्टडी फ्लो। ठीक है? अब जो इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं वो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यहां से बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो अगर हम कल जब भी पढ़ेंगे, आज शुरू करेंगे तो 1 घंटे के ऊपर जाएगा, इसलिए आज अभी शुरू कर नहीं सकते। इस लेक्चर में शुरू कर नहीं सकते, अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। बट अगले लेक्चर में हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन डिटेल से पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो नोजल हो, डिफ्यूजर हो, थ्रॉटल डिवाइस हो, इन सब में स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ही लगा के बात करते हैं ज्यादातर। तो इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है और स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से ही बर्नौली इक्वेशन निकल के आता है, जिसको आप कहते हो बर्नौली इक्वेशन इज द किंग ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। जब किंग ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स वो फ्लूइड का होता है, वो बर्नौली इक्वेशन इज द सन ऑफ द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। यानी जो वहां राजा बना बैठा है वो यहां बेटा है थर्मोडायनेमिक्स में। क्यों? क्योंकि यहां उसका पप्पा है, दैट इज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, और वहीं से निकल के आएगा। इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। ठीक है? चलिए, ये कुछ बातें थी। ठीक है? बेसिक चीजें, इनको आप समझ लीजिएगा, फिर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब लोग प्लीज अच्छे से लेक्चर को पढ़िए, अच्छे से लेक्चर को समझिए। जब तक समझेंगे नहीं, जब तक एक सीक्वेंस में देखेंगे नहीं, तब तक मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको चीजें समझ में कम आएंगी। अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, तो आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है? तो आपको चीजें क्लियर होंगी। इसलिए सब लोग एक एक वीडियो को जब तक समझ में ना आ जाए, 1 बार 2 बार अच्छे से देखेंगे तो 2 बार में बहुत क्लियर हो जाएगा। 2 बार देखिए, समझिए, फिर मुझे बताइए कि यस अब
मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर मुझसे बात करिए, लेकिन क्लिस्टर क्लियर मैनर में देखिए, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। जब तक एक एक पॉइंट को समझेंगे नहीं, जब तक एक एक पॉइंट को देखेंगे नहीं, तब तक आपको थर्मोडायनेमिक्स का मतलब समझ नहीं आएगा। बेटा मैं बार बार बोलता हूं कि मैं थर्मोडायनेमिक्स रटाता नहीं हूं, मेरा रटाना काम नहीं है। मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूं कि आप अगर वाइवा में जाएं, इंटरव्यू में जाएं, तो एक छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है, उसका आंसर आपको क्या देना है, ये तक मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है, इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है। आप अच्छे से लेक्चर्स को देखिएगा, लेक्चर को देखने के बाद उसको सोचिएगा, समझिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि यस ये होता है, ये हमें अब समझ में आ रहा है। ठीक है, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी, तब आपको लेक्चर समझ में आएगा, तब आपको लगेगा कि अगर ऐसा है, अब हमें समझ में आ रहा है कि इसका मतलब ये होता है, ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे होगा। तब आपको थर्मोडायनेमिक्स पूरे सीक्वेंस से एक बार क्लिस्टर क्लियर हो गई, एक बार क्लिस्टर क्लियर हो गई तो आगे चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, आगे कुछ बचता नहीं है, सारे प्रोसेस अच्छे से आ जाएं, सारे इक्वेशन अच्छे से आ जाएं। इसीलिए मैंने अभी तक एंट्रोपी की चर्चा नहीं की है, मैंने एंट्रोपी की बात नहीं किया। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी के आने का एक टाइम है, एक टाइम है, उस टाइम से पहले मैं उसको ले आऊंगा तो सब हौच पौच हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा आपको, समझ में नहीं आएगा आपको। इसलिए अगर उसे समझना है, उसे देखना है, तो फिर हमको एक सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा और तभी वो आपको क्लिस्टर क्लियर मैनर में समझ में आएगा कि इसका मतलब ये होता है तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए सब लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से लेक्चर को देखिए, फिर क्वेश्चंस को लगाइए, कॉन्सेप्ट आपके जरूर क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट आपके जरूर क्लियर होंगे। ठीक है, अब सबको वीडियो देखने में मजा आ रहा होगा। अगर यही मेरे सामने क्लास होती, ऑफलाइन क्लास होती, तो आप मेरी एक्टिविटीज देखते, मेरे क्लास में पढ़ाने के एनर्जी लेवल देखते, तो आपको अपने आप थर्मोडायनेमिक्स में घुस जाते, आप घुस जाते, आप उसी में खो जाते 1 घंटे में। यकीन मानिए, जब मैं उसको लगातार थर्मोडायनेमिक्स की क्लास को 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे क्लास में पढ़ाता, तो आप उसमें घुस जाते, खो जाते, क्या थर्मोडायनेमिक्स की बातें करते, क्या थर्मोडायनेमिक्स है, तब आपको चीजें क्लिस्टर क्लियर आती। ऑफलाइन में ऑनलाइन में थोड़ा सा यही डिफरेंस है। अगर ऑफलाइन होता तो मैं आपको और भी बहुत चीजें इससे रिलेट करके बताता, बट ऑनलाइन में हमारी एक लिमिटेशन है, एक टाइम है, उस टाइम पे करना है। ऑफलाइन अगर होता तो बात अलग होती, उसमें मैं और अच्छे से बहुत सारी चीजें आपको बता सकता था। कभी मौका मिलेगा, कभी टाइम मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा उन चीजों को आपको। ठीक है, क्लियर हो रही हैं बातें? तो अच्छे से सब्जेक्ट पढ़िएगा, देखिएगा। अगर ये सब्जेक्ट समझ में आ गया तो आगे के सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाएंगे। इसलिए इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है आप सबको, बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है आप सबको। मेरी बात समझ में आ रही होगी सब लोग? ठीक है, और फिर आप सब लोग तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, सबने पहले पढ़ा भी हुआ है। ठीक है, आपने सारे सब्जेक्ट्स पहले पढ़े हैं, आपने रिवीजन के लिए अगर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो रिवीजन में कुछ नया मिलना चाहिए, रिवीजन में कुछ नया मिलना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ तो आपको अलग लग रहा होगा, कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉन्सेप्ट को ऐसे डेवलप किए जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स रटी नहीं जाती है, रटने की चीजें नहीं है। आप कभी भी कोई भी सब्जेक्ट हो रटिएगा नहीं, पहले समझिए, फिर उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद करिए। बट जब तक समझ में ना आए तब तक कोई मतलब नहीं होता उस चीज का। ठीक है, तो ओके, आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की, बात करेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की। ठीक है, रोक दे क्लास। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।